Any question about the variable register? Have you any question? So next we have register color code. ये कलर कोड्स की मदद से आप किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस को कैसे रीड करोगे। सर्टनली आपने एफएससी में ये भी पढ़ा होगा कि अगर आपके पास एक रजिस्टर है और उस पे देयर आर द डिफरेंट कलर कोड्स, then you can say that the value of resistance for this resistor is this one. Usually there are the 4 bands on the resistor, like this. ये आपके पास समझ लें कि कोई एक रेजिस्टर है। अभी पीछे आपको कार्बन कंपोजिशन कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर्स हमने देखे थे, और उन कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर के ऊपर अगर आप उनकी केसिंग को देखें तो उसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट कोड्स, कलर्स कोड्स बनी होती हैं, लाइक दिस। मसलन here are the color coding, डिफरेंट कोड्स हैं आपके बने हुए। इन कोड्स की मदद से आप किसी भी रजिस्टर की वैल्यू ऑफ रजिस्टर जो है वो डिटरमिन कर सकते हो। सो देयर आर द 4 डिफरेंट बैंड्स, डिफरेंट कलर्स के बैंड्स होंगे। अब देखें हमारे पास जो कलर कोडिंग स्कीम है वो ये है कि इट स्टार्ट फ्रॉम द ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। ब्लैक जो है इसकी वैल्यू 0 है, ब्राउन का वैल्यू 1 है, रेड का वैल्यू 2 है, ऑरेंज का वैल्यू 3 है, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वाइट का 7, ग्रे का 8 एंड वाइट का 9। So what you call it? You call it Biberoy. Right? Great Britain, very good wife. Okay, ji? So you must remember the following values of the colors. अब देखें किसी भी रजिस्टर पे जो पहला बैंड होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। The first band represent the digit of the color, कौन सा कलर का डिजिट है। अगर फॉर एग्जांपल पहला आपका कलर जो है वो ग्रीन है तो ग्रीन की वैल्यू की डिजिट है, ग्रीन की डिजिट जो है दैट इज 5। ठीक है, फिर द सेकंड डिजिट है, let we say the second digit is orange. तो इसका मतलब पहला आपका ग्रीन है फिर ऑरेंज है तो it will be 53. Then the third digit, third band represent the decimal multiplier. That I say this is of the yellow color. Yellow color mean this will be 10 raised to power 4. और आखिरी बैंड जो है वो आपको टॉलरेंस बताता है कि ये जो रजिस्टर है इसकी टॉलरेंस क्या है। और टॉलरेंस एक्चुअली हमें ये बताता है कि इसमें एबिलिटी कितनी है टू फ्लो द करंट। ये ना हो कि आपकी टॉलरेंस कम हो और आप ज़्यादा उसमें से करंट फ्लो करें तो उस सूरत में क्या होगा कि वो आपका रजिस्टर जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। या आप के पास ये टॉलरेंस एक्चुअली आपको ये भी बताता है कि आपने जो वैल्यू निकाली हुई है इसमें आप प्लस माइनस कितना ऐड कर सकते हो।
ठीक है जी. So this is a color scheme. So now we see that, for example, here is the, starting from left to right, the color band are interpreted as, the first band closes the edge indicate the first digit in the material value of the resistance. Then second band gives the second digit. Then the third band is the decimal multiplier. It gives the number of the zeros after the two digits. It is important that note if the third digit is black, it means do not add 0 to the first two digits. The resulting number is the resistance. अगर यानी वो क्या है, तीसरा आपका ये बैंड जो ये ब्लैक है, तो फिर उस सूरत में आप इसमें नंबर ऑफ जीरोस ऐड नहीं करूँ. ब्लैक की सूरत में कितनी वैल्यू है? 0 और 10 रेज़ टू पावर 0 क्या है? 1 है. तो उस सूरत में आंसर जो है ये ओम्स में आएगा. लेकिन आपके पास ये आप कलर जो है उस सूरत में चलें जी, आप मुझे ये बताएं लेट मी से कि हमारे पास फिगर है, उसमें आपका पहला बैंड जो है दैट इज रेड, दूसरा बैंड जो है वो आपके पास ब्लैक है, और तीसरा बैंड जो है ये ग्रीन है. हेलो, 20 लाख सर आएगा. उस सूरत में आप ये बताएं कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी. पहला रेड, फिर ब्लैक, फिर ग्रीन. कितनी रेजिस्टेंस होगी? 20 लाख of टेल मी द रेजिस्टेंस. 20 लाख ohms. 20 लाख ohms. 20 मेगा ओम्स होगी. ग्रीन का कितना है डिजिट? 50 आएंगे सर. ग्रीन की कितनी है जी? 5 है. तो 10 रेज़ टू पावर 5. यस सर. पहला क्या था? रेड था. रेड का क्या होता है? 2. फिर है ब्लैक. ब्लैक का कितना होता है? 0. और फिर 10 रेज़ टू पावर 5. तो व्हाट विल बी द आंसर? 2 मेगा ohms. 2 मेगा ओम बनेगा. ठीक, बिल्कुल आपने बताया. तो इस तरह आप किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो. यस सर. नाउ वी हैव अदर. सर जी सर ये फोर्थ वाला पॉइंट समझा दें, ये नहीं समझ आ रही थी, आपकी आवाज नहीं आई. कौन सा पॉइंट जी? फोर्थ पॉइंट, द फोर्थ बैंड गिव्स रेजिस्टेंस. ये है कि चौथा बैंड जो है वो आपको टॉलरेंस बताता है. और टॉलरेंस आपको क्या बताता है कि मतलब अभी आपने एक वैल्यू निकाली है 2 मेगा ओम. फर्ज करें कि आप के पास जो चौथा बैंड है ये गोल्ड का है, तो आप क्या लिखोगे? 2 मेगा ओम प्लस माइनस 0.5%. इसका मतलब आपका वो जो आंसर है वो 2 मेगा ओम में आप 0.5% ऐड भी कर सकते हो, और 0.5% आप उसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो. मगर मसलन अगर आप 2 मेगा ओम में
0.5% ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? 2.5 हो जाएगा। यस सर पड़ेगा, बस 2.5 मेगा ओम हो 0.5% जाएगा। की 0.5% किसके सर बराबर होता है? 1/2 कितना? 1/2 के 1/2 1/2 0.5%, 5 by 100, 5 by 50 के 10 multiply by 100, तो 50 50 प्लस माइनस 50, इसका मतलब वो आपके पास अब 2 मेगा में 50 अगर ऐड किया जाए, मसलन 2 मेगा कितनी बनती है? 20 इंटू 10 रेज टू पावर 5 है ना, तो 5 पे कितने जीरो आ yes, जाएंगे? 5। तो 2 लाख में अगर आप 50 जमा करो तो आंसर क्या आएगा? वो तकरीबन 2 लाख ही रहेगा, क्योंकि 0.50 जो है 50 जो है वो 2 लाख के मुकाबले में बहुत छोटा है। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि खा आप उसमें जमा करें या नेग्लिजिबल। माइनस करें, द आंसर रिमेन द सेम। दिस इज अ 4th पॉइंट। ठीक होगा जी? ठीक है सर, ओके। अच्छा, यस सर। नाउ अब शुरू में बात की थी मैंने, अब देखें एक और बात कि रजिस्टर जो हैं दे हैव द सेम इफेक्ट both for DC source and AC source. अगर आप अगर एक ड्रॉ करें ओम्स लॉ में ग्राफ किस तरह का आता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, और वो था आपने डीसी सोर्स। अगर आप एसी सोर्स लगा के वहां पे ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इट विल आल्सो बी अ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टर जो हैं उन दे हैव द सेम इफेक्ट बोथ फॉर एसी एंड डीसी। ठीक होगा? नाउ वी हैव द AC component. The first AC component is what? The first AC component is the inductor. The first AC component is the inductor. What is an inductor? Inductor, you can say that it is simply a coil that is wounded on a core of suitable material. ये आपकी एक कॉइल होगी जो किसी भी सूटेबल मटेरियल के ऊपर आप कर्ल करते हैं या वाउंड करते हैं। And you see that there are the 3 types of the inductors. One is called air core inductor, one is called iron core, and one is called the ferrite cores. ये 3 तरह के इंडक्टर्स हैं। आपने यकीनन लफ्ज सुना होगा सोलेनाइड, ये पढ़ा हुआ है सोलेनाइड? यस सर। यस सर। ठीक है, वो सोलेनाइड क्या है? सोलेनाइड जो है वो भी आपकी एक किस्म की वायर है जो कि इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर बाउंड होती है। ठीक है, यानी किसी भी सिलेंडर, बस फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक लकड़ी का रॉड है, उस लकड़ी के रॉड पर अगर मैं एक वायर लपेट दूं और फिर रॉड अंदर से निकाल लूं तो वो क्या बनेगा? दैट इज कॉल्ड द इंडक्टर कहलाएगा। अब आप जानते हैं वुड, वुड क्या है? इंसुलेटर है या कंडक्टर है? वुड इंसुलेटर। इंसुलेटर है। इंसुलेटर। अब अगर मैं उसमें से मैं अभी बोला कि अगर मैं रॉड निकाल दूं उस लकड़ी का तो फिर देन दैट कॉइल इज बाउंडेड वेयर? देन दैट कॉइल इज बाउंडेड ऑन एयर, एयर में लिपटी हुई है।
तो वो कॉइल जो है जो एयर में लिपटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द एयर कोर सोलेनॉइड बोलेंगे या एयर कोर इंडक्टर बोलेंगे। लेकिन अगर आप वुड रॉड की जगह एक आयरन रॉड यूज कर रहे हो तो उस पे अगर आप एक कॉइल लपेटेंगे तो देन दैट कॉइल इज नोन एज द आयरन कोर इंडक्टर कहलाएगा। अब एयर कोर इंडक्टर और आयरन कोर इंडक्टर में एक फर्क है। आप ये बताओ कि आपने पढ़ा था कि जब भी किसी वायर में से करंट पास करता है तो फिर कौन सा फील्ड जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। ठीक है। अब अगर आपके पास दो इंडक्टर्स हो, एक एयर कोर इंडक्टर हो और एक आयरन कोर इंडक्टर हो, तो आप मुझे ये बताएं कि किस इंडक्टर के अंदर फॉर द सेम वैल्यू ऑफ करंट के लिए ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, एयर वुड कोर वाले में में। या आयरन कोर में? कोर, एयर कोर। जी, किस में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा? एयर कोर इंडक्टर में। ये तो यार एयर कोर में है, लेकिन आंसर ये नहीं, आंसर तो आयरन कोर कंडक्टर है। आयरन कोर में मैग्नेटिक फील्ड क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि सर वो एक मटेरियल है और इस मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेट आसानी से बन जाएगा, करंट तेज होगा। इसकी वजह ये है कि आपका जो आयरन है दिस इज आल्सो द मैग्नेटाइजिंग मटेरियल। तो इसका मतलब अब आपके इन द केस ऑफ द आयरन कोर दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे। एक मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू द वायर की वजह से जो करंट पास कर रहे हैं, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होगा उस आयरन कोर की वजह से। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि किसी भी आयरन मटेरियल के अंदर क्या होती हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं। तो इसका मतलब वो तमाम के तमाम मैग्नेटिक डाइपोल्स जो हैं वो अलाइन कर जाते हैं जिससे उसका फील्ड बढ़े। फिर आगे है तीसरा, फेराइट कोर इंडक्टर्स। फेराइट कोर इंडक्टर्स जो हैं आप इस तरह कह सकते हैं कि ये मिक्सचर है आयरन पाउडर का किसी मटेरियल के साथ, और फेराइट्स जो हैं ये इनकी जो मैग्नेटाइजिंग होती है वो आयरन के मुकाबले में ज्यादा होती है, मोर मैग्नेटाइज होंगे। सर ये फेराइट्स क्या कौन सी चीज होती है? ये फेराइट्स क्या होते हैं फेरस। फेरस लफ्ज सुना हुआ है? जी सर। फेरस क्या होता है? आयरन होती है। ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे पास फेराइट कोर्स में क्या होगा, वो आयरन के पाउडर जो है वो मिक्स किया जाता है इसको और बेहतर करने के लिए। अब देखें, इन द आयरन कोर inductor, the wire wounded on an insulating material like cardboard or the air core inductor has the least inductance. वो कहते हैं कि एयर कोर में इंडक्टेंस जो है वो सबसे कम होती है। इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस आप ये कह लें कि ये एबिलिटी है किसी भी इंडक्टर की कि उसमें से कितना करंट जो है वो फ्लो कर सकता है। ठीक है। Whereas in iron core, the coil is mounted on an iron or a solid of laminated iron core. The iron core inductor increases the value of inductance. इसमें इंडक्टेंस जो है वो ज्यादा होती है क्योंकि एयर कोर की सूरत में आपके पास सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा जी, फेराइट्स एक और फेराइट मटेरियल जो है दीज आर आल्सो कॉल्ड द फेरोमैग्नेटिक्स कहलाती हैं। सर जी अब देखें, आयरन कोर इंडक्टर और फेराइट इंडक्टर्स में फर्क यही है कि आयरन कोर इंडक्टर के अंदर आपके जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं उनकी अलाइनमेंट नहीं होती, लेकिन फेरोमैग्नेटिक या फेराइट कोर इंडक्टर्स के अंदर देयर विल बी देन अलाइनमेंट होगी मैग्नेटिक डाइपोल्स की।
So these are the symbolic representation of the three types of inductors: air core, iron core and ferrite cores. अब देखें, ये इसके ऊपर अगर आप ये देखें, इस पे दो लाइंस डली हुई हैं, इस पे कोई लाइन नहीं है, जबकि इसके ऊपर जो लाइन डली है वो कट की सूरत में है. ठीक है. It means कि what are these lines represents? Actually ये lines क्या represent करती हैं? ये lines जो हैं ये core material को represent कर रही हैं. अगर आपके पास regular lines हैं तो then you can say that it is an iron core inductor है. और अगर आपके पास इस तरह कट हुई lines हैं तो ये ferrite core inductor है. आमतौर पर घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगे हैं उनमें अगर आप गौर करें तो आपकी जो कॉइल्स हैं वो कट्स के दरमियान लिपटी होती है, या अमूमन अगर आप कोई ट्रांसफार्मर देखें. तो दीज आर दिस वन. अब देखें, वी हैव द ferrite core inductors. This type of the inductor, the coil is wound on the ferromagnetic materials like ferrites. The ferrites is a solid material consisting of the fine particles of the iron powder embedded in the insulating binder. वो कहता है कि ये एक फाइन किस्म का आपका आयरन पाउडर होगा जो मिक्स किया जाता है किसी अच्छे बाइंडर के साथ. और एक और बात ये है कि फेराइट कोर इंडक्टर्स के अंदर यू कैन से दैट कि आपका एडी करंट जो है वो बहुत ही कम होता है. जाहिर है जब एडी करंट बहुत कम होगा तो फिर उसके लॉसेस, करंट लॉसेस भी कम होती हैं. हाँ जी, एडी करंट आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा. व्हाट इज एन एडी करंट? The ratio between the primary coil and the secondary coil. नहीं, एडी करंट्स क्या होती हैं? बेसिकली सर ये जो एक्चुअल करंट होता है उसको ये ऑपोजिशन देते हैं. और क्या सर? क्या एडी करंट्स को आप इंड्यूस करंट्स भी कह सकते हैं? यस सर. Yes sir. अगर एडी करंट्स कम हुए तो इसका मतलब लॉसेस सर हम लॉसेस कम हो जाएंगे. यानी कि जितना एडी करंट कम हो, और ये एडी करंट्स को कैसे कम किया जा सकता है? एडी करंट्स को कैसे कम करते हैं? एडी करंट्स को कम करने के लिए अमूमन आपने देखा होगा कि हम पेंट्स जो है वो यूज करते हैं फॉर द इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए. ठीक है. और these insulators have the high value of the inductors also. ठीक है, ये हुआ आपका इंडक्टर्स. अच्छा जी, अब देखें इंडक्टेंस क्या है. इंडक्टेंस is the property of the coil which opposes any change of current through it. यानी कि ये वो प्रॉपर्टी है जो कि आपकी चेंज ऑफ करंट को अपोज करती है. और किसी भी कॉइल की इंडक्टेंस को हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट जो है दैट इज द हेनरी. सो अगर आपके पास एक एयर कोर इंडक्टर हो तो उसकी इंडक्टेंस को आप क्या लिखोगे? फॉर द एयर कोर इंडक्टेंस के लिए आप उसको लिखोगे L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A/L. ये एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा कि किसी भी इंडक्टर की कॉइल जो है वो चार चीजों पे डिपेंड कर रही है. नंबर एक, म्यू नॉट. म्यू नॉट इज व्हाट? म्यू नॉट इज कॉल्ड द परमेबिलिटी.
Or can you tell me what is the value of the permeability of the free space? Free space की permeability की value कितनी होती है? I think sir 1 होती है. जी? नहीं, 4 point something 10 to the power 4 pi into 10 raised to power minus 7 Weber per मीटर मीटर, ठीक है, एम्पियर, पर एरिया. ये है. और n क्या रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स, कि आपकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है. कैपिटल A रिप्रेजेंट करता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द कॉइल, एंड द स्मॉल l रिप्रेजेंट करता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉइल. सर ये एयर कोर का या फिर और हेड आप कोर लोगों का? ने ये भी पढ़ा होगा कि कैपिटल N और L इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल N और L को बोलते हैं लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं? नाउ हियर L is the Henry, mu naught is the permeability of the free space, N is the number of turns, A is the inner coil or area, or L is the length of the coil. और अगर आपके पास ये इंडक्टर आयरन कोर हो तो उस वक्त में इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? क्योंकि आयरन कोर की सूरत में अभी मैंने बोला था कि इंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज करती है. तो आमतौर पे हम ये कहते हैं कि आयरन कोर की सूरत में इंडक्टेंस जो है वो म्यू आर होती है. दिस इज द इंडक्टेंस फॉर द आयरन कोर. L is equal to mu naught mu r a n square over L. What is meant by the mu r? Mu r क्या होता है? permittivity. The mu r is called what? The mu r is called relative permeability. और relative permeability जो है वो दो materials की permeability की ratio है. So you can write mu r is equal to mu over mu naught. Mu is what? Mu is the permeability of any material to permeability of the free space. किसी भी मटेरियल और फ्री स्पेस की जो परमेबिलिटी है इनका जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड द म्यू आर कहलाएगा. सो फ्रॉम हियर व्हाट इज इंडक्टेंस? इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस यू कैन से दैट इट इज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, EMF over d I over dt. And its unit is what? Its unit is the Henry. और 1 Henry का मतलब ये हुआ कि अगर आपका किसी कॉइल में 1 वोल्ट का EMF इंड्यूस करता है by changing the current of 1 ampere per second. दूसरे लफ्जों में अगर करंट आपका 1 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से चेंज करेगा तो आपका 1 वोल्ट का EMF जो है वो इंड्यूस करता है. दिस इज कॉल्ड द इंडक्टेंस कहलाती है. हाँ जी, एनी क्वेश्चन? यहाँ तक कोई चीज किसी ने पूछनी है? और वो बैंड वाला दोबारा समझा दें, कलर बैंड वाला एक दफा रिपीट कर दें. एनी क्वेश्चन? सर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. फेरोमैग्नेटिक, 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे पास होती हैं. वन इज कॉल्ड diamagnetics, one is called ferromagnetics, and one is called paramagnetics.
और तीनों मटेरियल के अंदर क्या होते हैं, तीनों मटेरियल्स के अंदर क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल है इसलिए इन तीनों मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगी। अब यकीनन आपको डाइपोल तो आपने पढ़ा होगा कि डाइपोल क्या होता है, मतलब हाउ यू कैन डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल। सर एनोड और कैथोड को डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, इन इलेक्ट्रिक डाइपोल में यू से दैट द पॉजिटिव and the negative charge are separated by a small distance. Then the product of charge and distance is known as what? That is known as the electric dipole कहलाएगी। इसी तरह मैग्नेटिक डाइपोल्स के अंदर क्या होते हैं, मैग्नेट्स के अंदर दो पोल्स होते हैं, वन इज द साउथ पोल एंड अदर इज द नॉर्थ पोल। अब यकीनन आपने दो तरह के मटेरियल्स पढ़े होंगे, एक पोलर मटेरियल और दूसरा नॉन पोलर। क्या फर्क होता है पोलर और नॉन पोलर में? Can you tell me the difference between polar material and non-polar? सर पोलर वो होते हैं जिसके पोल्स अट्रैक्ट कर सके और नॉन पोलर जिनके ना कर सके। पोलर वो होते हैं जिनके पोल सर आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपस में अटैक करते हैं। अब देखें, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो एग्जैक्ट नेगेटिव चार्ज के ऊपर रिजाइड करेगा तो देन इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड नॉन पोलर। और अगर दोनों चार्जेस के दरमियान कोई डिस्टेंस होगा तो देन इट इज कॉल्ड द पोलर वन। इसी तरह अब आपके अगर नॉर्थ एंड साउथ पोल एक ही सेंटर पे लाई करेंगे तो दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर, लेकिन अगर उनके सेंटर डिफरेंट होंगे तो दैट इज कॉल्ड द पोलर वन। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, अब देखें कोई भी इंडक्टर जो है वो एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करता है, क्योंकि इंडक्टर जो है ये क्या करता है, इंडक्टर जो है ये ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो जिसना आपने पीछे देखा कि आप किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएं या पैरेलल में लगाएं तो आपने उसका इफेक्ट जो है वो देखते हैं कि अगर वो सीरीज में है तो फिर उसका इफेक्ट क्या है और अगर पैरेलल में है तो फिर उसका इफेक्ट क्या है। एंड व्हाट यू सी देयर कि अगर आपकी ये रजिस्टर सीरीज में लगी होंगी तो आप कहते हैं कि उसकी जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाती है, और अगर आपके पास वो पैरेलल में लगे हैं तो फिर उसकी टोटल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाती है। तो इन द सेम वे यहाँ भी वही बात हो रही होती है कि अगर इंडक्टर जो है वो सीरीज में लगा तो फिर हम ये कहेंगे कि उस सूरत में उसकी टोटल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है जी, हाँ जी। लेट मी सी हियर द इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर आपकी इंडक्टर सीरीज में लगी हुई है लाइक दिस, the number of resistors are connected in series, तो then उस वक्त में इसकी जो टोटल इंडक्टर्स होगी वो तमाम इंडक्टर्स की इंडक्टर्स का सम है। So for example, here I have the inductors of different inductances, that is a 5 millihenry, 2 millihenry, 10 millihenry, and
1000 माइक्रो हेनरी। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसकी टोटल इंडक्टेंस क्या बनेगी। सबसे पहले आप देखें, इसमें एक है 1000 माइक्रो हेनरी। अब आप मुझे ये बताएं कि 1000 माइक्रो हेनरी जो है ये कितने मिली हेनरी के बराबर होगा। कौन सा यूनिट बड़ा है, मिली हेनरी बड़ा है या माइक्रो हेनरी बड़ा है? माइक्रो हेनरी। माइक्रो हेनरी बड़ा है, मिली हेनरी बड़ा सर। मिली हेनरी बड़ा मिली है। एक माइक्रो में 10⁻⁻6 होते हैं, जबकि एक मिली में 10⁻⁻³ होती हैं। 3 होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 माइक्रो हेनरी एक्चुअली 1 मिली हेनरी के बराबर है। 1 मिली हेनरी बनेगा ना। तो फिर टोटल इंडक्टेंस क्या आ जाएगी? 1 + 10 11 11 + 2 13 13 + 5 18 मिली हेनरी। ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास एयर कोर एक इंडक्टर है, और एयर कोर इंडक्टर्स में आप जानते हैं कि उसकी इंडक्टेंस जो है वो आयरन कोर है। आयरन कोर की इंडक्टेंस जो है वो एयर कोर से ज्यादा होती है। तो अगेन यू हैव टू डिटरमिन दिस वन।